हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो जैसा कि आपने देखा अब तक, इससे जो पहले वाले लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स में हमने ये सीखा कि कैसे हमें केमिकल रिएक्शंस को डील करना है जब हमें उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उन सारे के सारे क्वेश्चंस में, उन सारे की सारी प्रॉब्लम्स में हमने एक कॉमन चीज देखी। वो कॉमन बात ये थी उन सब में, वो जो कॉमन पॉइंट उनमें था, वो कॉमन पॉइंट ये था कि हमें हमेशा उस रिएक्शन को बैलेंस करना होता था। जिस भी केमिकल रिक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को हम सोल्व कर रहे हैं, उसको हमें सबसे पहले बैलेंस करना था और बैलेंसिंग करने के बाद हम उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते थे। ठीक है, और एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद कैसे सोल्व करना है, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कैसे यूज करना है, ये सारी की सारी बातें अपन इससे पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन सुनिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मान लो जो रिएक्शन है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बैलेंस्ड नहीं हो, अगर वो रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड नहीं हो और आप उसको बैलेंस करना भी नहीं चाहते, रिएक्शन बैलेंस भी नहीं है और आप उसको बैलेंस करना भी नहीं चाहते, और फिर भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है आपके पास लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें? तो बिना रिएक्शन को बैलेंस किए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स में से एक मेथड होता है जिसका नाम होता है POAC। क्या होता है वो मेथड? इस देखो, किसी रिएक्शन को बिना सोल्व किए, विदाउट किसी रिएक्शन को बिना बैलेंस किए, है ना, बिना बैलेंस किए, विदाउट बैलेंसिंग किसी रिएक्शन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। उनमें से जो पहला मेथड होता है वो कौन सा होता है बोलो? POAC। और इस POAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन? सुनिए ध्यान से, इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे पहले, वैसे तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। तो इसकी डेफिनेशन होती है, अकॉर्डिंग टू this principle according to this principle, during a chemical reaction during a chemical reaction during a chemical reaction atoms of different elements are always conserved। कहने का मतलब है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस दौरान डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो टोटल एटम हैं वो टोटल एटम हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें आप ऐसे कह सकते हो कि एटम्स कैन neither be formed or nor destroyed। तो आप जानते हैं कि एटम्स को ना तो आप उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना ही आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ही बताइए, जब एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, उस दौरान किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर रिएक्टेंट में y एटम्स हैं, y नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी टोटल उस एलिमेंट के कितने एटम मौजूद होंगे? y। क्यों? क्योंकि आप किसी एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, आप उन एटम को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वो एटम किसी और कंपाउंड में था और प्रोडक्ट में वही एटम किसी दूसरे कंपाउंड में चला गया, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बोलो? POAC। अब इस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का यूज कब करेंगे वो सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो उस रिएक्शन को आपको सबसे पहले बैलेंस करना होता था,
लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हमें रिएक्शन को बिना बैलेंस किए सोल्व करना है, तो बिना बैलेंस किए कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला मेथड पीओएसी होता है, दूसरा एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, और एक दो मेथड और होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी रिएक्शन को बिना बैलेंस किए भी सोल्व कर सकते हो। तो उन मेथड में से जो पहला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पीओएसी, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो हमेशा कंजर्व रहेंगे, ना तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना आप उनको फॉर्म कर सकते हो। तो जितने टोटल एटम्स उस एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में मौजूद होंगे उतने ही किधर होंगे बोलो, प्रोडक्ट साइड में मौजूद होंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये था पीओएसी का स्टेटमेंट। इसको सब लोग नोट कर लेना कि पीओएसी का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना कि एटम्स कैन नाइदर बी फॉर्म्ड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये भी नोट कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली रिएक्शन है अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और प्लस बन रहा है यहां पर CO। अगर मैं ऐसे कहूं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट साइड है और ये जो प्रोडक्ट साइड है, यहां पर जितने कैल्शियम के एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, एन के नीचे सी लिखा, मतलब इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, जितने लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही किधर होंगे बोलो, राइट हैंड साइड में होंगे। अब आप मुझे बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कैल्शियम एटम है वो कैल्शियम कार्बोनेट में, भाई यहां पर कैल्शियम का सोर्स कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं ऐसे कह दूंगा कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम एटम हैं, एक। तो मैं बोल दूंगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल हैं उतने ही कैल्शियम एटम होंगे, राइट। अब इधर देखो कैल्शियम का सोर्स कौन है, कैल्शियम तो केवल कैल्शियम ऑक्साइड में, और एक कैल्शियम ऑक्साइड में एक ही कैल्शियम एटम है। तो मैं बोल दूंगा इधर भी 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात आपको? चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर Na से, तो आप सब जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर Na से डिवाइड करने पर ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएंगे, मोल्स बन जाएंगे। तो मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लेफ्ट हैंड साइड इनटू 1 विल बी इक्वल टू 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझें। आपने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कौन से एटम को चेक किया है, तो आपने यहाँ पर चेक किया कैल्शियम को। इसका मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं पीओएसी, कौन से एटम पर अप्लाई कर रहे हैं, कैल्शियम एटम पर आप पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं। आप यही पीओएसी अप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीजन पर भी। किस पर कर सकते हैं, ऑक्सीजन पर। और कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। जब आप ऑक्सीजन पर पीओएसी अप्लाई करेंगे, तो मैं एक बार रिएक्शन फिर से लिख लेता हूं यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बन रहा है यहाँ पे CO2। जब आप पीओएसी अप्लाई करेंगे यहाँ पर किस पे, ऑक्सीजन पे, तो आप क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड should be equal to total number of oxygens in right hand side, यही बोलेंगे। अरे पीओएसी का मतलब दोनों तरफ टोटल एटम सेम ही तो करने ना उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। तो अब मुझे आप बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, किसके पास ऑक्सीजन है, तो आप कहेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट के पास है। एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल अगर मैं लूं, अगर मैं एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके पास 3 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। अरे भाई इसमें अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं कि एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन है, तो आंसर है 3। तो टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखिए, कैल्शियम ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड के पास भी है, ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है। तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि जब आप जितने कैल्शियम एटम्स आप लेंगे उतने ही उसमें ऑक्सीजन होंगे, प्लस जितने CO2 के मॉलिक्यूल्स आप लेंगे उसका डबल उसमें क्या होंगे बोलो, ऑक्सीजन होंगे।
क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के अपने पास दो सोर्स हैं। जो पहला सोर्स है उस पहले सोर्स के पास में सिर्फ एक ऑक्सीजन है, जबकि जो दूसरा सोर्स है उसके पास में कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो बन जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। क्लियर है? नेक्स्ट वही सेम चीज एक काम करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ये इक्वेशन कब बनेगी? जब आपने POAC अप्लाई किया है किस पर? ऑक्सीजन पर। इसी तरीके से आप उस केमिकल रिएक्शन में हर एक एटम पर POAC अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे आपने कैल्शियम पे अप्लाई किया, आपने ऑक्सीजन पे अप्लाई किया। लेकिन एक चीज और, जब आप POAC अप्लाई कर रहे हैं तो हर बार ऐसा नहीं करना है कि पहले आप ये स्टेप लिखें, फिर आप इससे ये स्टेप लिखें, फिर आप इससे आप आगे वाला जो ये वाला स्टेप लिखें। अगर आप इतने स्टेप्स लिखेंगे तो ये वाला एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा इसमें लगेगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट सीखना है कि कैसे POAC अप्लाई करना है रिएक्शंस पे, और वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए N2 रिएक्शन कर रहा है H2 के साथ और यहां पर अमोनिया बना रहा है। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है? आंसर है नो। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? POAC। और POAC विदाउट बैलेंसिंग के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले POAC अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूं, किस पर? नाइट्रोजन पर। आप मुझे बताइए, डायरेक्ट हम सीखेंगे एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में सीखेंगे कि कैसे POAC अप्लाई करना है। सुनिए ध्यान से, आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन का सोर्स कौन है? N2। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ठीक है। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का सोर्स कौन है? अमोनिया। तो मैंने इधर लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई किससे करें? तो आप मुझे बताइए एक N2 मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है? 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है? 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, और ये बन जाएगी POAC इक्वेशन, जब आप इसको नाइट्रोजन पे अप्लाई किया है तब। चलिए फटाफट ध्यान से सुनिए, इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे POAC किस पर? हाइड्रोजन पे। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का सोर्स कौन है? केवल H2। तो मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि यहाँ पर H का सोर्स कौन है? यही है। अब बताइए मुझे H2 में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 3। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से, और दोनों को इक्वल कर दो। तो ये इस तरीके से POAC की इक्वेशंस बन जाएंगे, और आप इनसे क्वेश्चंस का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब POAC जो है ना, सुनिए एक चीज और सुनिए, क्या इसका मतलब ये है कि POAC आप सिर्फ और सिर्फ तभी लगाएंगे जब रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है? क्या POAC सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम POAC तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आंसर है चाहे रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड नहीं हो, चाहे आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड हो, कैसा भी केस हो, आप दोनों ही केस में POAC अप्लाई कर सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही केस में POAC को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, जिसमें आपको POAC को अप्लाई करके बताना है। ध्यान से सुनिएगा, और वो है जब KO2 की रिएक्शन आप करवाते हैं H2O के साथ। KO2 की रिएक्शन जब आप H2 के साथ करवाएंगे तो यहां से बनता है KOH प्लस O2। ठीक है, इस पे मुझे POAC अप्लाई करना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि आप POAC किस किस पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं कहूंगा सर POAC जो है उसको एक तो हम पोटेशियम पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम ऑक्सीजन पे अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा हम H पे अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे देख के बताएंगे क्या इस पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन में पोटेशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है? यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब आप तीनों पर POAC अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पोटेशियम पे करते हैं।
मुझे आप ये बताइए लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम का सोर्स कौन है? सिर्फ KO2। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KO2। राइट हैंड साइड में कौन है? KOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। इसके एक मॉलिक्यूल में कितना पोटेशियम? 1। तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसके भी एक मॉलिक्यूल में कितना पोटेशियम? 1। तो इसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई हम करेंगे, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब किस पर लगाते हैं? POAC, ऑक्सीजन पर। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का सोर्स कौन कौन है? तो देखिए ऑक्सीजन का सोर्स KO2 भी है, ऑक्सीजन का सोर्स लेफ्ट हैंड साइड में H2O भी है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का सोर्स कौन है? KOH है, और यहां पर कौन है? O2 भी है। मतलब हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे? सुनिए ध्यान से। ये जो आप देख रहे हैं KO2, इसमें कितनी ऑक्सीजन है? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। H2 में कितने ऑक्सीजन है? 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। KOH में कितना ऑक्सीजन? 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। जब आप इनको ऐड कर देंगे, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे, और इनको जब आप आपस में ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अरे भाई, लेफ्ट हैंड के सारे ऑक्सीजन यहां से आ जाएंगे, राइट हैंड साइड के सारे ऑक्सीजन यहां से आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अप्लाई कर लेते हैं इसको। किस पे? अब अप्लाई कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का सोर्स यहाँ पे सिर्फ H2 है, तो मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। राइट हैंड साइड में सिर्फ KOH है, तो मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। ये आप ही बताएंगे मुझे। आप बताओ, यहाँ पर H2O की एक मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन है? 2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 2 से करेंगे। यहाँ KOH के एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है? 1। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में POAC का यूज करना है। समझ में आ गई बात आपको? तो चलिए फटाफट मुझे एक बार फिर से ये बता दीजिए कि POAC कब अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है किसी भी रिएक्शन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं पर भी POAC अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बैलेंस्ड है चाहे वो बैलेंस्ड नहीं है। अब दूसरी बात सुनिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है और वो बैलेंस्ड नहीं है, तो क्या आप डायरेक्ट POAC अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया है रिएक्शन को, तो आप उस पर POAC अप्लाई नहीं करके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी उसका आंसर बता सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो कि POAC कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। ठीक है, चलिए जैसा कि अपना ट्रेंड है, पुराना कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। न्यूमेरिकल्स से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। फिजिकल केमिस्ट्री सीखने का एक ही फंडा है, कॉन्सेप्ट सीखो, उसको अप्लाई करो। जितनी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। तो चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है अपने सामने पहला सवाल। पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ये बोल रहा है 69 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद ए सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स सो दैट इट कन्वर्ट्स इनटू दिस। इससे आप क्या समझे? आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट दे रखा है, इट वॉज रिएक्टेड विद ए सीरीज ऑफ रिएक्टेंट। उसकी रिएक्शन बार बार बहुत सारे रिएक्टेंट के साथ करवाई गई। मतलब पहले K2CO3 की रिएक्शन A से करवाई, फिर जो प्रोडक्ट आया उसकी रिएक्शन B से करवाई, फिर वो जो प्रोडक्ट आया उसकी रिएक्शन C से करवाई, और ऐसे करते करते लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट ये बना, जिसका मोलर मास जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, और वो है कितना? 698 ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे इसमें कहा गया कि इफ ऑल द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पोटेशियम कार्बोनेट आर ट्रांसफर्ड इनटू दिस, देन फाइंड आउट मोल्स एंड मास ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब पहले तो आपको यह बता दिया कि पोटेशियम कार्बोनेट इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आपको एक हिंट दिया है। वो हिंट क्या, वो सुनिए ध्यान से। देखो हिंट आपको ये दिया है कि if all the carbon atoms present in potassium carbonate are transferred into this, अगर सारे के सारे कार्बन एटम जो पोटेशियम कार्बोनेट में थे वो अगर इसमें कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब आप कार्बन पर POAC लगा सकते हैं। आप कार्बन के लिए कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंजर्व्ड हैं। ठीक है, और जब आप कार्बन पर POAC लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
मतलब हुआ क्या, सवाल को समझते हैं पूरा, सुनिए ध्यान से। पोटेशियम कार्बोनेट था अपने पास, इनिशियली कौन था, पोटेशियम कार्बोनेट, कितना था, 69 ग्राम था। उसकी रिएक्शन पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो पहले उसकी रिएक्शन आपने ए से करवाई, ए से यहाँ पर मान लो उसे कुछ बी बना होगा, बी की रिएक्शन आपने कुछ सी से करवाई तो कुछ नया प्रोडक्ट यहाँ पे बना होगा, फिर आपने उसकी रिएक्शन करवाई तो फाइनली प्रोडक्ट बना ये वाला K2ZN3FeCN6 होल ट्वाइस, ये बना। ठीक है, लेकिन एक बात सुनिए, सवाल में सिर्फ यही बोला गया है कि जितना भी कार्बन इसमें मौजूद था ना, वो कार्बन कंप्लीटली इसमें ट्रांसफर हो गया है। इसने आपको पोटेशियम के बारे में नहीं बताया कि पोटेशियम कंप्लीटली यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, इसने आपको ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताया। ऐसा क्यों, तो सुनिए ध्यान से। जब क्वेश्चन में आपको ये मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया है कि भाई ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है ना, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, देखो ये लिखा हुआ विद ए सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स, जब आपने इसकी रिएक्शन बहुत सारे रिएक्टेंट के साथ करवाई तो फाइनली ये बना। इसका मतलब ये बात तो तय है कि जो और स्टेप्स थे रिएक्शन में, जैसे ये वाले जो स्टेप्स थे, तो हो सकता है कि पोटेशियम जो है वो कुछ बी में चला गया होगा और कुछ पोटेशियम इस प्रोडक्ट में आ गया होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन मान लीजिए कि कुछ ऑक्सीजन इस प्रोडक्ट में आ गया होगा और कुछ बचा हुआ ऑक्सीजन इस प्रोडक्ट में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमें ये हिंट दिया जा चुका है कि ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पोटेशियम और ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हुआ हो, वो बीच में किसी कंपाउंड में भी रह सकता है। लेकिन ये बात 100% तय है, 100% श्योर है कि कार्बन इसमें जितना भी था वो कार्बन इसमें कंप्लीटली आ चुका है। तो मतलब मुझे ये हिंट दे रहा है कि तू एक काम कर, पीओएसी लगा दे। और किस पर पीओएसी लगानी है आपको, कार्बन पर। चलो, कार्बन पर पीओएसी लगाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये समझ में आया कि मैं पोटेशियम और ऑक्सीजन पर पीओएसी यहां पर क्यों नहीं लगा रहा। मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि सारा का सारा जो पोटेशियम था, उस कंप्लीट जो पोटेशियम और ऑक्सीजन थे, वो इसमें ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन मैं वहीं पर श्योर हूं कि जितना भी इसमें कार्बन था वो इसमें जरूर कन्वर्ट हो गया होगा। तो कैसे लगाएंगे पीओएसी, आप जानते हैं, आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3, और इधर किसके मोल लेंगे, इधर मोल लेंगे। इसको एक काम करता हूं मैं, इसको है ना एक्स बोल देता हूं, थोड़ा बड़ा कंपाउंड है ना, इसको एक्स मान लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इस पोटेशियम कार्बोनेट में कितना कार्बन है, 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। इस K2ZN3FeCN6 का होल ट्वाइस में कितना कार्बन है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर Cn लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, Cn, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, यहाँ लिखा हुआ Cn का होल 6, और पूरे का कितना है यहाँ पर ट्वाइस। तो देखिए 6 कार्बन तो ये रहे, और इसका भी ट्वाइस है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 12। तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू 12। और जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये पीओएसी लग जाएगी किस पर, बोलो, कार्बन पर। चलिए सोल्व कर लेते हैं। इसका हमें जो मास दे रखा है वो 69 दे रखा है। पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास, पोटेशियम का 39 इंटू 2 78 हो गया। कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 12, तो 90, और ऑक्सीजन कितना है 48, तो 90 और 48 हो जाएगा ये 138। इसका मोलर मास आ गया 138 इज इक्वल टू 12 इंटू, हमें इसके मोल्स कैलकुलेट करने थे। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये 1 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसके जो मोल्स आएंगे वो आ जाएंगे कितने, 1/24 मोल्स। ये मोल्स आ चुके हैं इस कंपाउंड के। ठीक है, अब आपको ऐसे इसका वेट कैलकुलेट करना है, तो इसका जो मास आप कैलकुलेट करेंगे या वेट जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1/24 इंटू मोलर मास इसका 698 गिवन है। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 48 और 21। तो सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करके मैं बता देता हूं आपको क्या आ जाएगा, समथिंग 29.088। ठीक है, इतना ग्राम इसका बनेगा उससे। तो इस तरीके से पीओएसी आपको लगानी है। अब आपने इस न्यूमेरिकल से क्या सीखा वो सुनिए, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये सिखाया कि पीओएसी आप तब यूज कर सकते हैं जब कोई रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं हो, तब यूज करना सही होता है।
क्या इसका मतलब यह है कि आप पीओएसी का इस्तेमाल हर एक एलिमेंट पे कर सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों? आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हो। आपसे अगर कोई यूं पूछे, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपसे कोई सिर्फ ये पूछे कि क्या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमेशा ऑलवेज सारे एटम्स कंजर्व्ड रहते हैं या केवल कुछ एटम्स ही कंजर्व्ड रहते हैं? तो आंसर है कि हमेशा सारे एटम्स कंजर्व्ड रहते हैं। दूसरा सवाल, तो क्या सर हम उन सब पर पीओएसी लगा सकते हैं? जब सारे एटम कंजर्व्ड ही हैं तो क्या हम सब पर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है कि हम सब पर पीओएसी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पीओएसी उसी पर अप्लाई कर सकते हैं जिसके बारे में हमें रिएक्शन में बोला हुआ है कि भाई ये वाला जो कंपाउंड, जैसे इसमें बोला हुआ है, जैसे कि ये किसमें कहा हुआ है कि कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। जब हमें सवाल में बोला हुआ कि ये जो एटम है वो कंप्लीटली फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो चुका है, हमें उसी पर ही पीओएसी लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर पोटेशियम पे पीओएसी नहीं लगाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन पर पीओएसी का इस्तेमाल नहीं किया। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा। आपको बोला हुआ है यहाँ पर 21.6 ग्राम ऑफ ए सिल्वर कॉइन is dissolved in HNO3 and NaCl is added to it। मतलब एक सिल्वर कॉइन था आपके पास, चांदी का सिक्का जिसको आप बोलते हैं, उसको आपने HNO3 नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व किया और NaCl में आपने डिजोल्व किया। ये कहता है ऑल द सिल्वर इज प्रिसिपिटेड एज AgCl। देखो हिंट दे दिया ना इसने आपको कि जितना भी सिल्वर था वो AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया। इसका मतलब आप किस पर पीओएसी लगा सकते हैं? सिल्वर पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिल्वर कंप्लीटली इसमें ट्रांसफर हो चुका है। एंड मास ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड इज दिस, देन फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सिल्वर कॉइन। ये क्या हो गया? ये परसेंटेज प्योरिटी कहां से आ गई? याद करिए वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि गिवन कंपाउंड प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है, तो उसमें कितनी इम्प्योरिटी है ये बताने के लिए परसेंटेज प्योरिटी डिफाइन की जाती है। लेकिन जैसे ही इसने इस सवाल में मेरे से परसेंटेज प्योरिटी पूछी तो मुझे डाउट हो गया कि ये जो सिल्वर कॉइन है, ये सिल्वर कॉइन जो आप देख रहे हैं ये असली नहीं है, ये नकली है, ये एक फेक सिल्वर कॉइन है, आप ऐसे कह सकते हो। और इससे बड़ी आप ऐसे कह सकते हो एक इम्प्योर है, इसमें प्योर सिल्वर नहीं है, ये इम्प्योर सिल्वर है। इसका मतलब जब ये इम्प्योर है तो डेफिनेटली उसमें 21.6 ग्राम सिल्वर नहीं है। आप मान लेना इसमें कि इसमें x ग्राम सिल्वर था। कितना था इसमें बोलो? x ग्राम सिल्वर था। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं, सुनिए ध्यान से। मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना भी Ag था उस सिल्वर कॉइन में वो प्रिसिपिटेट हो रहा है AgCl की फॉर्म में। तो मैं पीओएसी लगा सकता हूं किस पर? Ag पर। और मैं बोल दूंगा यहां से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag इंटू 1, क्योंकि इसमें एक ही सिल्वर है, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl इंटू 1। आपको इसका जो मास दे रखा है वो 14.35 दे रखा है, इसका मोलर मास होता है 143.5, तो यहां से इसका 0.1 मोल आ जाएगा। और यहां से सिल्वर के कितने मोल आ गए? 0.1। अब यहां से इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप मास कैलकुलेट करोगे तो मोल्स इसके 0.1 हैं, सिल्वर का मोलर मास 108 होता है, तो इसका मास कितना आ जाएगा? 10.8 ग्राम आ जाएगा। और वे किसके इक्वल है बोलो? x के इक्वल है। अब मुझे एक बात बताइए, आप फिर से यहां पर देखिए, आप मुझे ये बताओ कि आप तो ये मान के बैठे थे कि इसमें जो सिल्वर कॉइन है उसमें पूरा 21.6 ग्राम है वो सिल्वर ही है, लेकिन बाद में पता चला कि जब सारा का सारा सिल्वर AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो जब मैंने AgCl के मोल कैलकुलेट की तो मुझे पता चला कि इसमें तो सिल्वर जो एक्चुअल में था ना वो 10.8 ग्राम ही था। इसीलिए मेरे से सवाल में क्या पूछा गया? इसकी बोलो परसेंटेज प्योरिटी। और परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कह देंगे कि जो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी वो आएगा सिल्वर का एक्चुअल मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, आंसर आ जाएगा 50%। कमाल हो गया।
जिसको तुम चांदी का सिक्का सिल्वर कॉइन समझ रहे थे ना, वो तो 50% ही प्योर था, बाकी 50% तो नकली था वो। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने पता लगा लिया कि कितनी उसकी परसेंटेज प्योरिटी थी। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपको सवाल में हिंट दिया गया है कि सारा का सारा जो सिल्वर था वो AgCl की फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो गया है, मतलब वो कह रहा भैया POAC लगा दो। और एक बात और सुनिए, शुरू में क्वेश्चन में कहा था कि सिल्वर कॉइन को HNO3 में डाला और HCl में डाला। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये रिएक्शन पता है कि सिल्वर और HNO3 प्लस जो NaCl की रिएक्शन है उससे क्या क्या बनने वाला है? क्या आपको इस रिएक्शन का कोई आइडिया था? नहीं। क्या आपको ये केमिकल इक्वेशन पता थी पहले से? नहीं पता थी। लेकिन उसने सवाल में क्या बोला? उसने कहा कि देखो भाई, मुझे पूरा तो नहीं पता, मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जितना भी सिल्वर है ना वो AgCl में कन्वर्ट होगा। जैसे ही मुझे ऐसे बताया, मैं समझ चुका था वहां पर कि मुझे POAC लगाना है। किस पर बोलो? AgCl पर। मुझे बाकी रिएक्शन से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है, आपको ध्यान देना है कि कहाँ POAC अप्लाई करना है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। अगला सवाल ये आपको करना भाई, ये खुद ट्राई करना है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ SO2 ऑब्टेन्ड एट STP। ये आप ये इसकी जो चाल है, ये जो बकवास आप समझ गए होंगे, मोल कैलकुलेट करने हैं आपको SO2 के फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1.2 किलोग्राम FeS2। ये कह रहा है कि इसका कंप्लीट कंबस्टन हो गया है और इससे O2 या SO2 बन गई है। आपको क्या पता लगाने हैं? इसके मोल पता लगाने हैं। आपके पास दो मेथड है। कौन सा? पहला मेथड तो ये है कि आप रिएक्शन को बैलेंस करें और बैलेंस करके फिर आप स्टोइकियोमेट्री से आंसर निकालें। और दूसरा ये है कि आप विदाउट बैलेंसिंग, आप इसको बिना बैलेंस करे आप लगा दीजिए POAC, और POAC लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मेरी बात सुनिए, क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हो? ध्यान से देखो, तो आंसर है नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता कि आयरन किस में कन्वर्ट हुआ है। अरे जो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन था उसका तो राइट हैंड साइड में कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बना हुआ। तो जब मुझे यही नहीं पता है कि आयरन किस में कन्वर्ट हुआ है, तो बैलेंसिंग तो दूर की बात है। तो पहली बात तो बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। विदाउट बैलेंसिंग POAC लगा के देखते हैं। क्या आप POAC आयरन पे लगा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैं सल्फर पर POAC लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी सल्फर का कंप्लीट कंबस्टन होता है तो क्या बनता है? SO2 बनता है। तो मुझे ये पक्का है कि जितना भी इसमें सल्फर मौजूद था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? SO2 में। इसलिए आपको क्या करना है? आपको लगानी है POAC। किस पर लगाएंगे? सल्फर पे, और सल्फर पे लगा के इसको सोल्व कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आई थिंक, मतलब आंसर जो आएगा वो आपको एक मिनट बता रहा हूं। इसका आंसर आएगा 448 लीटर। ठीक है, सोल्व कर लेना। आंसर मैंने आपको बता दिया, सोल्व आपको खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, समझिए। सवाल पढ़ना पहले अच्छे से। फाइंड आउट मोल्स एंड मास ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड फ्रॉम 64 किलोग्राम CaC2। रिएक्शन को देखना एक बार ध्यान से। पहले CaC2 का हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और इथाइलिन बना, एसिटिलीन बना। अरे ये C2H2 यही तो होता है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH ही तो होता है। फिर इस एसिटिलीन का हुआ हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन हुआ इसका, और C2H4 बना, तो आप इसको इथिन बोलते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इस इथिन का क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन हुआ, इसके N मॉलिक्यूल्स लिए गए और इसका पॉलीमराइजेशन होके ये वाला प्रोडक्ट बन गया जिसको पॉलीथीन के नाम से जाना जाता है। ये बात आपने जरूर 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी कि पॉलीमर्स के केस में कि कैसे पॉलीथीन बनती है। और इस पर आपको न्यूमेरिकल बना के दे दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री में, और आपको ये बोला गया है कि अगर आपने इनिशियली 64 किलोग्राम CaC2 ली है तो बनने वाली पॉलीथीन का मास और मोल हमें बताइए। ठीक है, पहला पॉइंट। जब आप इन रिएक्शंस को ध्यान से देखेंगे, मुझे देख के बताइए। मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 12 है आपका, उसमें आपको बता चुका हूं सीक्वेंशियल रिएक्शंस के बारे में। क्या ये रिएक्शन सीक्वेंशियल रिएक्शन है?
तो आप कहेंगे सर ये इंटरमीडिएट है, ये इसका रिएक्टेंट बन गया, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट मतलब इंटरमीडिएट, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट मतलब ये इंटरमीडिएट, मतलब डेफिनेटली ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट, क्या मैंने आपको सीक्वेंशियल रिएक्शंस को सोल्व करना सिखाया था? बिल्कुल सिखाया था। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है, पहली रिएक्शन तो बैलेंस्ड है और ये वाली रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो आप एक इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हो। आपके पास एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, मैं आपको कहूं कि आप इसको बिना सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व किए पीओएसी अप्लाई कर लो, जिससे आपका आंसर एक सिंगल स्टेप में आ जाए। तो अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर पीओएसी कैसे अप्लाई करें, पीओएसी अप्लाई कैसे करें? तो सुनिए, यहां पर जो भी कार्बन था, क्या वो कार्बन कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो रहा है क्या? मतलब यहां जो भी कार्बन था वो कंप्लीटली इसमें ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और ये यहां पर एज इट इज काम में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो जो भी कार्बन इसमें है, क्या वो कार्बन C2H4 में ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और ये एज इट इज यहां काम में आ रहा है और ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखेंगे आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि जो कार्बन है ना, वो इस रिएक्टेंट से, इस CaC2 से 100% कन्वर्ट हो रहा है किसमें? C2H4 में। और जैसे ही आप देखेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप ऐसे बोल दो कि CaC2 का जो भी कार्बन है वो कन्वर्ट हो रहा है पॉलीथीन के फॉर्मेशन में, मतलब C2H4 का जो होल एन है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो बताइए किस पर पीओएसी लगाएंगे? पीओएसी लगा देंगे कार्बन पर। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaC2 इनटू कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 कार्बन है ना यहाँ पर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीथीन, इसको मैं पॉलीथीन ही बोल देता हूँ, नाम है इसका पॉलीथीन, इनटू बताइए किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर? तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, देखिए 2 कार्बन तो ये रहे, लेकिन होल एन लगा हुआ है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए यहाँ पर? 2n, और दोनों को इक्वल कर दीजिए। सोल्व कर लेते हैं। तो यहां मुझे बताना, इसका जो मास आपको दिया हुआ था CaC2 का वो था 64 किलोग्राम, इसका मतलब 64 इंटू 1000 अपॉन CaC2 का जो मोलर मास होता है वो हो जाएगा 40 प्लस 2 इंटू 12, तो ये खुद कितना होता है? 64, तो अपॉन 64 आएगा, इज इक्वल टू 2n इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 64 से 64 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 1000। और जब आप इसको आगे और सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर मैं से कह दूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीथीन जो है वो मोल तो आ जाएंगे 1000 अपॉन n, ये n है ये वाला। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पता लगाना है कि इसका मास कितना बनेगा, तो मोल तो इसके कितने हो गए? 1000 अपॉन n इंटू मोलर मास, और देख लेते हैं। तो इसका जो मोलर मास है वो कार्बन का हो जाएगा 2 इंटू 12, तो 24, प्लस H का कितना हो जाएगा? 4, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? n से, तो वो आ जाएगा 28n। तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से 28n से, और जब आप इसको 28n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से n कैंसिल, आंसर आ जाएगा 28,000 ग्राम, या आप उसको कह देना 28 किलोग्राम। ये बन जाएगा पॉलीथीन का मास। आप डिफरेंस समझिए, आप फर्क समझिए, कितना मजेदार था ये सुनना, फील करना इस चीज को, आप समझिए। अगर आप इसी पर सीक्वेंशियल, ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, अगर आप इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से सोल्व करते तो आपको पहले इसकी अमाउंट से ये कैलकुलेट करना पड़ता, इसके अमाउंट से आपको ये कैलकुलेट करना होता, और इसके अमाउंट से आपको ये कैलकुलेट करना होता। कितने स्टेप हो गए? 3। अरे 3 स्टेप हुए कि नहीं हुए? और आप यहां देखिए कितना आसानी से एक स्टेप में आंसर आ गया। यही तो कमाल है पीओएसी का। इसलिए ध्यान रहे, जब आपको पक्का पता हो कि ये इसमें कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है, तो आप वहां पर पीओएसी का इस्तेमाल जरूर करें, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा उससे। क्लियर है? चलिए इस पर एक लास्ट न्यूमेरिकल और समझते हैं, और वो आपको खुद को ट्राई करना, हम फर्क समझते हैं थोड़ा सा, वहां पर और डिफरेंस समझते हैं पीओएसी में और
सिंपल मोल कॉन्सेप्ट में। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से अगर आप लोगों ने लेक्चर 12 पूरा देखा है, प्रीवियस लेक्चर जो है, तो आपने ये जरूर वहां पे पढ़ा होगा। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड फ्रॉम FeS2 अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। तो FeS2 से पहले SO2 बना, SO2 कन्वर्ट हो रहा है SO3 में, और SO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H2SO4 में। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई अगर ये वाला जो FeS2 है उससे ये H2SO4 कितना बनेगा। अगर आपकी जो इनिशियल अमाउंट है FeS2 की वो कितनी है, 12 ग्राम है। अगर आपने इनिशियली 12 ग्राम लिया है तो कितना यहाँ पर H2SO4 बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। आपको याद है कि हमने इस क्वेश्चन में जो इससे प्रीवियस लेक्चर था वहां पर सीक्वेंशियल रिएक्शन से सोल्व किया था। कैसे सोल्व किया था, याद करो। सबसे पहले मैंने रिएक्शन बैलेंस की थी। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो मैंने तीनों रिएक्शंस को बैलेंस किया था। बैलेंस करने के बाद मैंने यहाँ पर इस FeS2 से SO2 की अमाउंट कैलकुलेट की, SO2 की अमाउंट से SO3 की अमाउंट मैंने कैलकुलेट की थी, और फिर हमने H2SO4 की अमाउंट वहां पे कैलकुलेट की थी। लेकिन अब इसमें हम POAC यूज कर सकते हैं। कौन से एटम पर, सुनिए। क्या इसमें जो भी सल्फर था वो SO2 में कन्वर्ट हो रहा है? यस। क्या यहाँ पर जो भी सल्फर है वो SO3 में कन्वर्ट हो रहा है? यस। क्या यहाँ जो भी सल्फर है क्या वो H2SO4 में ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर POAC लगा सकता हूँ, किस पर बोलो, सल्फर पर। कैसे लगाएंगे, तो मैं से कह दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeS2 इनटू, बताइए इसमें कितना सल्फर है, 2, तो इनटू कितना हो जाएगा 2, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। इसमें कितना सल्फर है, इसमें तो सिर्फ एक ही सल्फर है यहाँ पर, तो इनटू कितना जाएगा 1। सोल्व कर लो इसको। 2 इंटू FeS2 के मोल 12 अपॉन इसका मोलर मास आई थिंक 56 प्लस 64, और ये बन जाएगा 120 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इसके जो मोल आएंगे वो आ जाएंगे अपॉन कितना आएगा, ये 10, या जाएंगे 0.2 मोल्स। तो ये आ जाएंगे H2SO4 के मोल, कितने मोल आ गए, 0.2 मोल। जैसे ही आपने H2SO4 के मोल्स कैलकुलेट किए, आप यहाँ से इसका मास कैलकुलेट करके बता सकते हो। 0.2 इंटू इसका मोलर मास होता है 98, और सोल्व करने पर आ जाएगा 19.6 ग्राम। और अगर आपको याद हो तो याद करो कि लेक्चर 12 में जब हमने इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन से सोल्व किया था तब भी इसके आंसर्स जो हैं वो यही आए थे। इसके आंसर्स यही तो थे, मतलब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो POAC से। ठीक है, अब सुनिए इसका सेकंड केस, केस 2 सुनिएगा भाई ध्यान से। मान लीजिए, ध्यान से सुनना आप, मान लो मैं आपको सवाल में ऐसे बोल दूं कि इसकी जो यील्ड है, अच्छा पहले तो एक बात सुन लिए आप लोग, इसको यहां तक नोट कर लेना, सब यहां नोट कर लेंगे सब यहां तक, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को फिर से नोट करना, इसका केस 2 डालकर सेकंड केस समझ के फिर से इसको नोट करेंगे, और इसमें ये लिखेंगे कि ये वाला जो स्टेप है इसकी यील्ड जो है वो 90% है, इसकी यील्ड जो है वो 80% है, और इसकी जो यील्ड है वो 70% है। ठीक है, और फिर आपको पता लगाना है कि कितना H2SO4 बनेगा यहाँ पर। समझ में ये बात आपको। और परसेंटेज यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में आपको मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से फिर से। यहाँ पर आप ये समझिए, एक बात पता लगाइए, यहाँ पर आप ये सुनिए कि जैसे मैंने आपको परसेंटेज यील्ड बता दी, क्या इसका मतलब ये है कि जो सल्फर जितना इसमें था वो कंप्लीटली SO2 में ट्रांसफर हो चुका है? नहीं, जितना सल्फर इनिशियली आपने लिया था ना उसका 90% सल्फर ही किसमें ट्रांसफर हुआ है, बोलो, SO2 में ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब जब आपको पता है कि सल्फर यहाँ पर कंप्लीटली इसमें ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो क्या आप इस बार POAC अप्लाई कर सकते हैं सल्फर पे? नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपके पास रिएक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कभी भी POAC अप्लाई नहीं कर सकते। रिएक्शन बैलेंस नहीं हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस एटम पर POAC अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी आपके पास में ये इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट में, और अगर वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप उस पर POAC अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे सर फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? तो आंसर है कि जब आप POAC अप्लाई नहीं कर सकते फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो बैलेंस कर लेते हैं। देखो 2 सल्फर है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई,
यहाँ पर 4 और एक 5, तो यहाँ पर बन जाएगा 5/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और अब ये रिएक्शन मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। ठीक है, इसके जो मोल्स आएंगे तो वो 12 ग्राम हमने लिया था, अपॉन कितना आएगा यहाँ पर 120, तो इसके मोल कितने आ गए 0.1। ठीक है, चलिए फटाफट इसको शॉर्ट ट्रिक से हम सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो मुझे इस FeS2 के 0.1 मोल से SO3 के मोल निकालने हैं। आप ही बताओ मुझे, अगर इस रिएक्शन की 100% यील्ड होती तो इसके 0.1 मोल से SO2 कितना बनता? ये बनता 0.2 मोल। अरे बनता कि नहीं बनता? लेकिन अब यील्ड कितनी है 90%, तो इसका कितना परसेंट ही बनेगा इंटू 90/100। समझ में आ गया क्या? अरे अरे सुनो ना, सुनिए, अगर इस रिएक्शन की 100% यील्ड होती तो 0.1 मोल FeS2 से SO2 कितना बनता? 0.2 मोल, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। लेकिन यील्ड कितनी है 90%, इसलिए 0.2 का 90% ही यहाँ पर बनेगा। अब जितना SO2 है उतना ही क्या बनेगा SO3। तो SO3 की जो अमाउंट है वो भी कितनी बनती? 0.2 इंटू 90/100 ही बनती। कब? जब इस रिएक्शन की यील्ड 100% होती तब। लेकिन क्या इसकी यील्ड 100% है क्या? नहीं है, केवल कितनी है 80%। तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका कितना परसेंट बनेगा? उसका सिर्फ 80% ही बनेगा। लास्ट केस, लास्ट वाला पॉइंट सुनिए ध्यान से, समझिए यहां पर कि ये जो H2SO4 है इसकी अमाउंट कितनी बनती? तो ये बनता 0.2 इंटू 90/100 इंटू 80/100। इसके इतने मोल बनते। कब बनते? जब इस रिएक्शन की यील्ड 100% होती तब। लेकिन अब यील्ड कितनी है 70, तो इसका कितना परसेंट बनेगा? यहाँ पर 70% ही बनेगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। इसको सोल्व करने पर इसके जो मोल्स आएंगे वो आएंगे, ये कैंसिल्ड आउट हो गए इससे, ये जो है ये इससे कैंसिल्ड आउट हो गया। इसको मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूं। इसको सोल्व करने पर इसके जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.1008, ये आ गए इसके मोल्स, और इसका जो मास आएगा वो आ जाएगा 0.1008 इंटू 98। जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका मास आ जाएगा 9.87 ग्राम। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कब POAC अप्लाई करना है, कब सीक्वेंशियल रिएक्शंस अप्लाई करनी है, कब मोल कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ये सारी बातें आपने यहाँ पर समझ ली होंगी। कब आपको स्टोइकियोमेट्री से आंसर निकालना है ये भी आपने जान लिया होगा। ठीक है, अब आपको मैं लास्ट 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, और 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए POAC के लिए, कि POAC अप्लाई करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है। वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको नोट कर लो। तो ये है वो कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग POAC। इसको मैं थोड़ा इतना बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि गलतियां नहीं करनी है, मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जब आप POAC अप्लाई कर रहे हैं तब। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, कैन बी यूज्ड, concept of POAC can be used when balance reaction is not given or we do not have any idea about complete reaction। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था कि बहुत सी जगह में बैलेंस रिएक्शन नहीं हुई थी, और बहुत सी जगह में ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाले हैं, कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी। तो एक तो आप उस केस में POAC यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज करने से मेरा मतलब ये कि आपको यूज करना चाहिए उस केस में। ठीक है, ऐसे तो अगर मान लो आपको रिएक्शन बैलेंस्ड भी दे रखी है, केमिकल रिएक्शन अगर आपको बैलेंस्ड भी दे रखी है तब भी आप POAC यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना वो ये है, अप्लाई POAC ऑन दैट एटम। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, सिलेक्शन ऑफ एटम। इसको आप ऐसे कह सकते हो, सिलेक्शन ऑफ एटम, कि कौन से एटम पे POAC अप्लाई करेंगे, किस एटम को सिलेक्ट करेंगे POAC के लिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो on that atom which has been completely transferred from reactant to product, जो एटम completely reactant से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है उसी पर POAC अप्लाई करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए किसी की परसेंटेज यील्ड 100% से कम है तो POAC अप्लाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उस केस में वो एटम कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा होगा कि ये वाला एटम जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है, तो आप उस केस में POAC अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये थी सारी की सारी बातें पीओएससी के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपने अच्छा लगा हो, कुछ आपने इसमें से सीखा हो, तो अपने जो फ्रेंड्स क्लासमेट्स हैं उन तक जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।